श्रुति, तुम्हें अकेले में बात करनी है? श्रुति, मुझे तुम्हारे जनरल फिजिशियन ने रेफर करा है। उसके हिसाब से जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ये किसी फिजिकल रीजन की वजह से नहीं है और इसका इलाज है। श्रुति, तुम्हारे डॉक्टर के हिसाब से तुम्हें तुम्हारे सपने में कोई इंसान नजर आता है जो दरवाजे पे खड़ा हो। तुम्हारे हस्बैंड ने भी यही बताया कि तुम अक्सर नींद में उठ जाती हो चिल्लाते हुए उस आदमी की वजह से जो दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है, और ये रियल में है। हाँ हाँ, वो रियल है, वो सच में है, वो सच में है। वो कौन है वो श्रुति? कैसा दिखता है? अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? जी? मीटर रीडिंग, गैस की मीटर रीडिंग लेनी है। अच्छा आइए। लता पाल को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। देखो तुमने आज भी दरवाजा पहले से खुला हुआ था। मैं रोज की तरह शाम को 5:45 बजे घर वापस आया था। जयशंकर, घर के दरवाजे पर जोर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं। क्या आज कोई आपके घर आने वाला था जिसके लिए आपकी पत्नी लता ने खुद दरवाजा खोला हो? नहीं सर, मुझे नहीं पता अगर कोई आने भी वाला था, लेकिन सर अगर कोई आया भी होगा तो वो लता के साथ ऐसा क्यों करेगा? आज आपकी पत्नी लता के साथ आखिरी बार बात कब हुई थी? सुबह जब मैं दफ्तर के लिए निकल रहा था, ये 9 या 9:30 बजे के आसपास। सर कबर्ड को तो छुआ तक नहीं गया है। लता के सोने के कंगन और कानों के झुमके ज्यों के त्यों रखे हुए, तो चोरी का इरादा तो मालूम नहीं होता। किसी जान पहचान वाले का काम है ये। पर कौन जान पहचान वाला? कौन आने वाला था? किसने किया ऐसा? जयशंकर इधर आइए। यहाँ पहले कुछ सामान रखा हुआ था जिसे हटाया गया। सर ये देख रहे हैं निशान? आपने आपकी पत्नी ने यहाँ से कुछ सामान हटाया है। यहाँ एक फूलदान था। फूलदान? जी सर, मेरी बीवी सालों पहले किसी मेले से उठा लाई थी। बहुत सस्ता था सर। सर हो सकता है विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ हो। हाँ जगन, हम यहाँ एक अजीब और गरीब क्राइम सीन पर हैं। तुम्हारे यहाँ क्या सीन है? सर मेरा क्राइम सीन भी कुछ कम अजीब नहीं है सर। व्हाट? चेन से गला घोटा गया है? हाँ सर। यहाँ भी यही हाल है जगन। क्या? सर वहां से कुछ गायब हुआ है क्या? हाँ, एक फूलदान गायब है। क्यों? वहां से भी कुछ गायब है? सर एक मोर सजावट की आइटम है सर, वो गायब है। ये जगह खाली लग रही है। यहाँ पर कुछ था क्या? हाँ सर, यहाँ पे मोर था। जगन, इसके लिए तुम्हें कॉल कितने बजे आया था? 5:15 बजे के आसपास आया था सर। विक्टिम के हस्बैंड ने ही कॉल किया था। राम यादव नाम है उसका। सर वो यहाँ पर एक बाइक स्टोर में मैनेजर का काम करता है। वो और उसकी वाइफ आज शाम को मूवी देखने जाने वाले थे, इसलिए वो घर जल्दी आया था।
ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? सर, इस घर से फूलदान और उस घर से सजावट का मोड़, सजावट की चीजें ले जा रहा है कातिल। किसी किस्म का सनकी मालूम होता है। पुलिस के लिए 5 जून की उस रात की सुबह नहीं थी। लता पाल और विमला यादव की भयंकर हत्याओं की खबर सारे गाजियाबाद शहर को खौफ की जंजीरों में जकड़ने वाली थी। एक अनजान सनकी कातिल खुला घूम रहा था। ये दोनों मर्डर साधारण नहीं थे। ना तो ये हत्याओं की शुरुआत थी और ना ही अंत। और पुलिस के जो सामने था वो काफी कुछ कह तो रहा था, पर हकीकत की दिल्ली अभी बहुत ज्यादा दूर थी। दोनों औरतों की हत्याओं के बाद लाश के साथ संभोग हुआ है, पर सीमेन के ट्रेसेस नहीं। लाशों के साथ संभोग, शुमिन नेक्रोफिलिया। हाँ, नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया लाशों के प्रति लैंगिक रूप से आकर्षित होना, उनके साथ सेक्स करने के अवसर ढूंढना या उन्हें तैयार करना कत्ल के जरिए, ये एक मानसिक विकृति है। पर सीमेन के ट्रेसेस कैसे नहीं मिले? ऐसी मानसिक विकृति का आदमी इतना सतर्क होगा कि वो कॉन्डोम यूज करे? प्रशांत, मानसिक रोगी हमें हर कदम पर सरप्राइज देते हैं। खूनी ने एक घर से फूलदान और एक घर से पीकॉक वाला डेकोरेशन चुराया। ये उसके लिए ट्रॉफीज हैं। आप अपने पुराने रिकॉर्ड्स चेक कीजिए। मुझे लगता है ये उसका पहला जुर्म नहीं है। सर, लता पाल, पति जयशंकर पाल, 5 साल पहले शादी हुई, चंदन नगर में रहते थे। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी। पत्नी हाउसवाइफ थी, ज्यादातर दिन में घर पर ही रहती थी, और पति बैंक में क्लर्क था। सर, विमला यादव, पति रामकुमार यादव, रुद्र विहार के रहने वाले, 8 महीने पहले शादी हुई। विमला यादव हाउसवाइफ थी और रामकुमार यादव बाइक स्टोर में मैनेजर है। इन लोगों की शादी में भी कोई तकलीफ नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। एक बात और गौर करने वाली है। इन दोनों औरतों पर जब हमला हुआ, ये दोनों औरतें अपने अपने घर पर अकेली थी अपने पतियों के काम पर जाने के बाद। जी सर। ये चंदन नगर पूर्व गाजियाबाद और रुद्र विहार है यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर। सर, लता और विमला के मर्डर में एक चीज और कॉमन है। क्या? सर, दोनों के मोहल्ले में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आसपास की दुकानों पर भी नहीं? नहीं सर, कहीं भी नहीं। कातिल ने पूरी रेकी की होगी। एम इन दोनों औरतों को अपना निशाना नहीं बनाया? वो भी एक ही दिन में, एक के बाद एक। सर, विमला के पति रामकुमार ने बताया कि वो विमला के साथ 6 बजे फिल्म देखने जाने वाला था, इसलिए वो 5 बजे घर पर आया। उसके बाद उसने मर्डर रिपोर्ट किया। और सर, लता का हस्बैंड रोज की तरह 5:45 बजे घर आया था। नेक्रोफिलिया के अपने सारे पुराने केस खंगालो, सभी खबरियों को काम पे लगा दो। ठीक है सर। अच्छा सर, इन 2 मर्डर्स की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल रही है। शाम तक पूरे शहर में खलबली मच जाएगी। इससे पहले कि ये आदमी किसी तीसरी औरत को अपना शिकार बनाए, हमेशा धन्ना होगा। अपर्णा। हाँ, अरे वो इस्त्री वाले से कहो ठीक से आयन करे, और अगर उसे नहीं जम रहा है तो तुम क्या करो? अब क्या हुआ? ये स्लीव देखो, देखो इस्त्री है। मयंक, ठीक ही तो है। अपर्णा, तुम जानती हो मुझे सिलवटें पसंद नहीं है। अच्छा बाबा, मैं इस्त्री वाले से बोल दूंगी, ओके? पुलिस के पास मुजरिम के हुलिये की कोई डिटेल नहीं। पुराने केसेस की फाइल्स खंगाली गईं ताकि इस केस पर कोई लीड मिले जिसने पूरे शहर को आतंकित कर दिया था। चेन वाला हत्यारा, ये कौन है, कहां से आता है, किसी को नहीं पता। इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दरवाजा खोलने से पहले ध्यान रखें, पहले देख ले कौन है। किसी भी सूरत में बिना देखे दरवाजा ना खोले। एक चेन लेकर घूम रहा है ये सरफिरा। चेन किस तरह की है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो 2 महिलाओं को दरिंदा मार चुका है
उन दोनों के गलों पर चेन के निशान पाए गए हैं। ये आदमी किसी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। पुलिस के पास अभी तक इस वैशी साइको किलर की स्केच तक नहीं है। इस मानसिक रूप से बीमार आदमी को पकड़ने के लिए पूरी गाजियाबाद पुलिस काम कर रही है, पर पुलिस ने पब्लिक को हमारे चैनल के माध्यम से संदेशा दिया है कि हर नागरिक को चौकन्ना रहना होगा। ये हत्यारा पब्लिक में घूम रहा है, वो कोई भी हो सकता है। अगर बेल या दस्तक के बाद कोई अजनबी दिखे बाहर, हल्का सा भी शक हो तो दरवाजा बिल्कुल ना खोलें। अरे सुनो तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोपहर को अगर कोई बेल बजाए या खटखटाए दरवाजा मत खोलना। क्यों, क्या हुआ? पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। एक सरफिरा खूनी घूम रहा है शहर में। ये शाहीन को बोल देना कहीं उतावली होके दरवाजा ना खोले, समझे ना? ना भी क्या घबरा रहे हो आप? क्योंकि अखबारों में, टीवी पर हर जगह आगाह किया जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अंदर से ताला लगा कर रखूंगी। अभी आप जाइए, आपको लेट हो रहा है। मैं टिफिन लेके आती हूँ। कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, क्या भाभी जान है क्या? कोई माल बाल पुराना नया? ये सीरियल किलर कोई भी हो सकता है जो आपके घर के आसपास मंडरा रहा हो। ये उनमें से भी कोई हो सकता है जो आपके घर के दरवाजे पर सालों से दस्तक देते आया हो और आपको अपना निशाना बनाए बैठा हो। ये लीजिए आपका टिफिन। पुराना बोतल, रद्दी, प्लास्टिक, अंदर जा, दरवाजा बंद कर ले जा। कबाड़ी वाला, जाना। हाँ मैं जा रही हूँ, आप आराम से जाइए। कबाड़ी वाला। लता पाल और विमला यादव दोनों विक्टिम्स मध्यम वर्ग की जवान औरतें थी और हमले के वक्त घर पर अकेली थी। रमन राघव, साइनाइड मोहन और कुछ साल पहले स्टोनमैन, ये सारे सीरियल किलर सड़कों पे अज्ञात लोगों को निशाना बनाते। गहलोत जी, ये किलर अज्ञात लोगों को निशाना नहीं बनाता। मैं वही कह रहा हूँ प्रशांत, इन दोनों औरतों की लाशें घर के अंदर दरवाजे से कुछ दूरी पे पड़ी मिली। है राइट? राइट। इसका मतलब इन दोनों औरतों ने खूनी के लिए खुद दरवाजा खोला, उसे अंदर आने दिया। शायद वो आगे आगे चल रही होगी और वो पीछे पीछे उसने चेन निकाली और उसे गले में कस दी होगी। हम ये पकड़ के चल रहे हैं कि ये दोनों अटैक एक ही आदमी ने किए होंगे, सीरियल किलर होंगे। और ये सीरियल किलर एक नेक्रोफिलिक है। क्या लगता है आपको, क्या उम्र होगी इसकी? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? ये किसी किस्म का मजदूर या कारीगर हो सकता है जिसे हम आसानी से घर के अंदर आने देते हैं। लेकिन इन दोनों विक्टिम्स ने उस दिन किसी टेक्नीशियन को अपने घर नहीं बुलाया था। मैं मतलब प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह। इसे अभी के लिए एक्स बुलाते हैं। एक ही दिन में तकरीबन 2 घंटे के अंदर इसने 2 औरतों का मर्डर किया, लता और विमला, और उनकी लाशों के साथ रेप किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसने ये काम पहली बार नहीं किया, इसने ये काम कई बार किया है। ये तजुर्बाकार है। हम पिछले सारे नेक्रोफीलिया के केसेस स्टडी कर रहे हैं। आपका कातिल पाइप्ड गैस या इलेक्ट्रिसिटी मीटर की रीडिंग के बहाने आया होगा। गैस की मीटर रीडिंग लेनी है। लता पाल और विमला यादव के गैस और इलेक्ट्रिक के मीटर घर के अंदर, और इन औरतों ने उसे आसानी से अंदर आने दिया। अच्छा आइए, ये थ्योरी हो सकती है। आपका ये कातिल गैस या इलेक्ट्रिसिटी टेक्नीशियन के रूप में आया होगा या इन दोनों डिपार्टमेंट में काम करता होगा। घास के बोरे में सुई है गहलोत जी। आपके पास उस आदमी का होलिया नहीं, और जिन लोगों ने उसे देखा था वो दोनों औरतें मर चुकी। अगर आपको कोई सुई तक पहुंचा सकता है तो वो है इस सुई का अतीत। सर, एक डॉक्टर अंजलि पाठक है, साइकियाट्रिस्ट हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं, आपसे अर्जेंटली बात करना चाहती हैं। अतीत ने अपना फन फैलाया। ये हत्यारा, ये सीरियल किलर वाकई में नेक्रोफीलिया का मरीज था जिसने पहले भी औरतों को शिकार बनाया था। पर क्या उसके हमले में कोई ऐसी औरत भी थी जो बच निकली थी? क्या वो इस दरिंदे को बेनकाब कर पाती? क्या इस हाई प्रेशर केस में पुलिस को कोई ठोस सुराग मिलता? डॉक्टर पाठक, मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत चौबे बोल रहा हूँ। जी, मैंने अभी ये विमला यादव और लता पाल के मर्डर्स के बारे में पढ़ा। डॉक्टर पाठक, क्या ये किसी आपके पेशेंट का काम है? जी नहीं, लेकिन मेरी एक पेशेंट है। तो क्या आपकी इस पेशेंट पे भी इस तरह का हमला हुआ है? डॉक्टर अंजलि गहलोत है। आई एम श्योर कि आपके पेशेंट के केस में और इन दोनों केसेस में आपको कोई समानता दिखी होगी। नहीं, मेरी पेशेंट अभी शॉक में है और वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही है। लेकिन मेरी पेशेंट के हस्बैंड से बात हुई थी।
और उसने मुझे बताया कि जब मेरी पेशेंट करीब 1 महीना पहले घर पे अकेली थी तो किसी ने उनकी डोरबेल बजाई। जब वो दरवाज़ा खोलने गई तो उस इंसान ने उस पर अटैक कर दिया। डॉक्टर पाठक, हम आपकी इस पेशेंट से बात करना चाहते हैं। फोन नहीं उठा रही। कौन है? पोस्टमैन। हाँ तो चिट्ठी डालो और जाओ। अरे रजिस्टर चिट्ठी है मैडम, साइन करना पड़ेगा। कहाँ से है लेटर? मुंबई से है मैडम, श्रुति कश्यप के लिए। आप जाइए, मेरे हस्बैंड पोस्ट ऑफिस से ले लेंगे। ऐसा भी क्या मैडम, आप अपना भी, मेरा भी और अपने हस्बैंड का भी टाइम खराब कर रही हैं। आप जाइए यहाँ से, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए लेटर। श्रुति प्लीज दरवाजा खोलिए। श्रुति, मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत चौबे। देखिए, हमें आपकी डॉक्टर अंजलि पाठक ने भेजा है। हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए। श्रुति, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिथिला लोहिया। दरवाजा खोलो श्रुति। श्रुति, आप बिल्कुल भी डरिए मत, हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं। हमें आपसे बात करनी है बस। तुम चाहो तो अपने हस्बैंड को फोन करके बुला लो। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? डॉक्टर अंजलि की सलाह के बाद हम करने वाले थे। तुमने हमलावर का चेहरा ठीक से देखा था? जी। तो बताइए कैसा दिखता है वो, उम्र क्या होगी उसकी? सर लगभग 1 महीने पहले 16 मई का दिन था। जी, गैस की मीटर रीडिंग लेनी है। आइए। पहली नजर में ही मुझे कुछ अजीब लगा था उसके बारे में। उसने घर में घुसते ही तुम पर अटैक किया, तुम्हारे गले पर चेन है। मेरा दम घुट रहा था, मैं समझ गई कि आदमी मुझे मार डालना चाहता है, इसलिए मैंने मरने की एक्टिंग की। फिर उसने तुम्हारे साथ? हाँ, कोशिश की। बचाओ! 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 श्रुति, श्रुति क्या हुआ तुझे? जान से मारने की कोशिश। पड़ोसी उसे पकड़ नहीं पाया सर, वो भाग चुका था। श्रुति, वो चेन कैसी थी, तुम्हें कुछ याद है? सर मैं ठीक से देख तो नहीं पाई, पर इतना पक्का है स्टील या एल्युमिनियम की थी। आंखें भी खुली है और कान भी खुले हैं। उसे क्या होता है रे? मैं सन की हूँ, चेन लेकर घूम रहा हूँ, ऐसा किसी की शक्ल पे लिखा होता है क्या? तेरी बात मैं समझ रहा हूँ, मगर पुलिस वालों को कोई ना कोई सुराग तो चाहिए। अब देख, तू तो हर जगह घूमता है, चंदन नगर से लेकर रुद्र विहार तक। थोड़ा ध्यान देगा ना तो पता चलेगा। देख कौन से मोहल्ले में कौन अजीब हरकतें कर रहा है। एक आध दो बंदे हैं ऐसे। कौन है? कबाड़ी वाला सामान रद्दी दे दो। कबाड़ी वाला। हाँ तो नाम पता देना। अरे अभी तो नजर में आए हैं, निकालने दे उनका हिस्ट्री ज्योग्राफी।
देख मूसा, जो करना है जल्दी कर, एक और लाश नहीं मिलनी चाहिए। तेरा टिप ना 50% बढ़ा के दूंगा पक्का। पहचान सकती हो कैसा था? सर मैं ठीक से देख तो नहीं पाई, लेकिन पतली चेन थी। कुछ इस तरह की? हो सकता है। अच्छा, आप और आपके हस्बैंड पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए थे? सर हादसे के बाद हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। श्रुति बीमार हो गई थी और डॉक्टर ने कहा कि साइकाट्रिस्ट से मिल लो। देखो श्रुति, तुम्हें अब डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम सब हैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। तुम बस हिम्मत करके उस आदमी का चेहरा याद करो। देखो श्रुति, वो आदमी पहले ही 2 औरतों को मार चुका है। हम नहीं चाहते कि किसी तीसरी को भी वो शिकार बने। जब उसने तुम पर हमला किया, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत सूझबूझ से काम लिया। अब तुम एक बार फिर से... मुझे लगता है तुम उस आदमी को जानते हो। वो कोई बुरा आदमी नहीं है, तुम उसे जानती हो, इसलिए तुम इतना घबराई हुई हो, है ना? देखो श्रुति, अगर तुम उसको जानती हो, उसे पहचानती हो, तो प्लीज बताओ। हम श्योर नहीं है, हम सिर्फ शक है। हमें उसे किसी भी हालत में रोकना है, इसलिए आप दोनों जो भी जानते हैं प्लीज बताइए। सर मुझे नहीं लगता वो आदमी बुजुर्ग था। मुझे लगता है वो बुजुर्ग होने का ढोंग कर रहा था। सर मुझे लगा वो मेरे लिए ही आया था। कौन आया था? उसका नाम बताओ। मयंक। कॉलेज में इसका सीनियर था, दिल्ली में। ये स्लीव देखो, इस्त्री है। उसका नाम मयंक शर्मा है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो मुझे स्टॉक करता था और मेरी पिक्चर्स लेता था, तो मैंने तुरंत कॉलेज के प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेन कर दी थी। ये सब क्या है मयंक? मुझे कई दिनों से लग रहा था कि मुझे कोई स्टॉक कर रहा है, हमेशा देखता रहता है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मयंक। सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। पहली बार क्यों हुआ? क्यों किया ऐसा? श्रुति देखो देखो, मैं चिल्लाऊंगी। अरे मुझे तुमको सॉरी बोलना था। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, जस्ट गेट लॉस्ट। श्रुति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। श्रुति, आई लव यू। मेरी बात तो सुनो तुम। अरे मैं स्टॉकर नहीं हूँ। आई लव यू श्रुति। वॉचमैन! इस बार जब मैंने कॉलेज में कंप्लेन की तो मयंक को कॉलेज से निकाल दिया गया। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि वो मुझसे बदला लेगा, लौटेगा कभी, लेकिन कॉलेज से निकाले जाने के बाद वो कभी मेरे सामने नहीं आया। तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में घुसकर जिस आदमी ने तुम पर अटैक किया वो वही है जो तुम्हें स्टॉक करता था, तुम्हारे कॉलेज का मयंक शर्मा? जी। तुम कॉलेज से 2012 में ग्रेजुएट हुई, अब तुम 28 की और वो 31-32 का। देखिए सर, इसे सिर्फ शक है कि वो मयंक था। शक का कोई खास कारण श्रुति? वो कॉलेज में ड्रामा क्लास में था, मयंक एक्टिंग करता था। You call me a dog even before you had a cause? But since I'm a dog now, be aware of my fangs. The pound of flesh which I demanded of you is dearly bought. It is mine now, and I will have it. I will have it.
कॉलेज के थिएटर ग्रुप का सेक्रेटरी था मयंक शर्मा। इस वक्त कहाँ है मयंक शर्मा श्रुति? क्या करता है वो? एनी आइडिया? सर ना मुझे तब कोई आइडिया था कि वो क्या करता था, और ना मैं नफरत करती रही उससे। करेगा? 2 बाल्टी में पूरा दिन निकालेगा क्या? अरे किसे घूर रहा है? भूल किसे रहा है? कि तेरी मेंढक जैसी बड़ी बड़ी आंखें है ना, वो भी 4-4। तेरे पेंशन के पैसे में क्या नौकर रखूं? चल जल्दी काम कर, हाथ पाँव चला। देख क्या रहा है? चल हाथ पाँव चला। मयंक शर्मा का पता लगाने में पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगा। पुलिस तुरंत उस तक पहुंच गई। मयंक शर्मा तुम ही हो? जी। आप? गाजियाबाद पुलिस। मिश्रा जी आप उस तरफ सर्च कीजिए और एक अंदर जाओ, एक इधर सर्च करो। सर ये सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं हमारे घर में? मयंक, फूलदान और मोर का पुतला कहाँ छुपा रखा है तुमने? एक मिनट, ये सर्च वारंट क्यों इशू हुआ है? आप प्लीज बताएंगे हमें। सर ये देखिए सर। क्या ये? सर ये तो हमारे डॉगी टॉमी की चेन है। और इस वक्त कहाँ है आपका डॉगी टॉमी? अभी नहीं है, अभी 2 महीने पहले हमें उसे किसी और को दे देना पड़ा। और उसके गले की चेन रख ली? अजीब बात है ना। कोई कानून है क्या कि अगर कुत्ते को घर से हटा दिया जाए तो उसकी चेन भी घर में रखना अलाउड नहीं है? असली मुद्दे पे आएंगे सर आप। सर आप लोग हमारे घर में क्या ढूंढ रहे हैं? हुआ क्या है? श्रुति कश्यप, जो तुम्हारे कॉलेज में थी श्रुति वर्मा थी, आरडी भट्ट कॉलेज। कुछ याद आया? मयंक कौन है ये श्रुति? श्रुति कहाँ से आ गई? इन दोनों में से श्रुति तो कोई भी नहीं लगी। श्रुति की हालत भी इन दोनों जैसी हो सकती थी, पर उसने सही वक्त पे दिमाग लगाया, चकमा दे दिया था। कॉन्डोम का इस्तेमाल किया तूने। एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि चेन पे से भी तेरे अंश मिल सकते हैं? अगर एक भी अंश मिला ना तो उससे तेरा डीएनए निकाला जा सकता है। आप लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड सीरियल किलर हैं। हम कह नहीं रहे, हमें शक है। देखिए ये श्रुति जो भी है, आपको दिख नहीं रहा है कि वो मेरे पति को फंसा रही है? मयंक दिल्ली के एक बड़े बीपीओ में असिस्टेंट मैनेजर हैं। हमारा एक बच्चा भी है। आप लोग किस बेसिस पर किसी भी औरत की किसी भी बात पर विश्वास कर रहे हैं? सर आप मेरे ऑफिस कॉल कीजिए। 5 जून को पूरे दिन में अपने डेस्क पर था। अब रही बात इस बुजुर्ग आदमी की, मैच तो कर रहा है मुझसे। मतलब जब मैं कॉलेज में प्लेस किया करता था ना तो ऐसे ही लगता था मैं। इसको दाढ़ी नहीं है, मैं दाढ़ी लगाता था और ऐसे बाल। आपको पता है सर, जब कभी ऐसे ओल्ड मैन के कैरेक्टर्स आते थे ना तो सबके दिमाग में सबसे पहले मेरा ही नाम आता था। देखिए सर, श्रुति मेरा अतीत है। मैं याद नहीं करता हूं उसे, कब का भुला चुका हूं उसे। 7 साल पहले मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज भटकता रहा और ये बात सबको पता थी, किसी से नहीं छिपी रही कि श्रुति ने मुझ पर एक स्टॉकर, एक विकृत इंसान का आरोप लगाया था। क्या क्या नहीं बोला था मेरे बारे में।
बहुत भारी कीमत चुकाई थी सर मैंने। और यही कीमत वसूली तूने दूसरी औरतों से, लता पाल, विमला यादव, इनसे पहले और कितनी औरतें मारी तूने? सर एक बात बताऊं, क्राइम थ्रिलर, साइको थ्रिलर पर शोज, फिल्में देखना मैं बहुत पसंद करता हूं सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत देखता हूं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन क्राइम मेरे ही दरवाजे पर दस्तक देगा, और वो भी ऐसे स्ट्रेंज। श्रुति का पता कैसे लगाया तूने? मैंने पता नहीं लगाया सर। जिस दिन मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया उसी वक्त मैंने श्रुति को अपने दिल और दिमाग से हटा दिया, अपनी यादों से भी। ये अजीब बात है, श्रुति ने अब तक नहीं मुझे निकाला अपने दिमाग से। फिर 7 साल बाद एक हादसा होता है, सीरियल किलिंग होती है शहर में, और श्रुति को तुरंत मेरा नाम याद आ जाता है। तुरंत तेरा नाम याद नहीं आया उसे, धीरे धीरे खुली है वो। आप किसी को बहुत पसंद करते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, और फिर आपको एक स्टॉकर, एक साइको करार दे दिया जाता है। आप लोग किसी सीरियल किलर को ढूंढ रहे हो या फिर कबाड़ी वाले को? किस एंगल से लगता है आपको कि मैं इन दोनों में से हूं, कबाड़ी वाला या फिर सीरियल किलर? विधिनगर 12/340, वहां मिलेगा तेरा आदमी, तेरा सन की किलर। और ये जो तस्वीरें तूने भेजी है ना, ये बंदा वैसा दिखता ही नहीं है, गलत बना हुआ है। क्या बोल रहा है बे? पुलिस को मिल चुका है वो बंदा जिसका स्केच बना है, समझा? गलत आदमी को पकड़े हो तुम। मैं जो बंदा बोल रहा हूँ ना, साहब लोगों को बोलो उसको उठवा ले। मुकेश नाम है उसका, मुकेश कामदार। साले बुड्ढे, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुझे? मैं तेरी बीबी सीमा नहीं हूँ। माफ कर दो, गलती हो। पैसे कहाँ है? कहाँ उड़ाए? पैसे कहाँ उड़ाए? बता पैसे कहाँ है? नहीं ना बताएगा तो तुम्हें खाना नहीं दूँ। मर भूखा मर साले कुत्ते। सर मैंने पूरी छानबीन कर ली है, मैं बता रहा हूँ आपको, यही आपका बंदा है, आप उठा लो। सर ये बंदा घर में कुछ और है, बाहर में कुछ और ही है, बन ठन के निकलता है रोज। सर ये बंदा बीवी के सामने ना भीगी बिल्ली बन के रखता है, इसकी बीवी ना चाबुक चला के रखती है इसको। और इसी बंदे को आप बाहर देखिए, दूसरे इलाकों में ना एकदम फुल कलरफुल बन के घूमता है ये। और ये बंदा रहता है रुद्र विहार के पास, जहाँ पर विमला यादव का मर्डर हुआ था। हाँ सर, विधिनगर 12/340 म्यूनसिपालिटी में ना सफाई कर्मचारी था ये, मुकेश कामदार। ऐसे कैसे उठा सकते हो आप लोग? कारण तो बताना होगा ना। तू बताता है सबको कोठों पर औरतों के साथ क्या क्या करता है, हाथ पैर बांध के जोर जबरदस्ती करता है ना उनके साथ। साहब उनको जो चाहिए होता है देता भी तो हूँ। ये लता और विमला क्या किया इसके साथ? क्या कह रहे हो साहब? कौन है ये दोनों? कौन है ये श्रुति? मैंने पूछा ये श्रुति कौन है? पीछा किया करते थे तुम उसका? वो मुझसे बदला लेना चाहती है। पता है क्यों? मैं तो श्रुति का नाम भी पहली बार सुन रही हूँ, मुझे कैसे पता होगा क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिटका, वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। मैं उसके घर जाऊंगा, उस पर अटैक करूंगा, वो पहचानती है मुझे, फिर भी मैं ऐसा करूंगा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम उसका पीछा करते थे। फिलहाल तुम मेरा पीछा छोड़ दो, वहां पे पुलिस मुझे सवाल पूछ पूछ के परेशान कर रही है, तुम्हारे डाउट्स खत्म ही नहीं हो रहे। अरे पर तुम जा कहाँ रहे हो? हवा खाने। ये मयंक नहीं है प्रशांत, मैं श्योर हूँ ये मयंक नहीं है। एक और नाम सामने आया, मुकेश कामदार। ये कोई 50-55 की उम्र होगी। इंट्रोगेट करने वाले हैं हम उसको। क्या लीड है इस मुकेश पे? बीवी के सामने भीगी बिल्ली और सेक्स वर्कर के सामने बब्बर शेर। इंटरेस्टिंग। इसकी प्रोफाइल तो तुम्हारे किलर से मैच करती है। वैसे मयंक भी हमारी रडार से बाहर नहीं है, नजर रखे हुए हैं इस पर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मयंक नहीं हो सकता? प्रशांत मुझे तो ये भी लगता है ये मुकेश भी नहीं है जिसे आप पकड़ के लाए। मैंने चैन से गला घोट के मारा। हाँ तूने। कहाँ मिलती है ऐसी चैन? हमें बताओ ना साहब।
हमें चाहिए। कभी कभी मन करता है ना कि अपनी सीमा, मन करता है कि सीमा को मार दो। हाँ, दिमाग खराब हो गया साहब मेरा, जीना हराम कर रखा उसने। दम घुटता है मेरा दम। तेरा घर में दम घुटता है, इसीलिए तूने इन दोनों औरतों का गला घोट दिया, मार डाला इन दोनों औरतों को। ये दोनों तो अच्छी खासी औरतें दिखती हैं साहब, जवान हैं, सुंदर हैं, स्वभाव की भी अच्छी ही होंगी। अगर इनका पति होगा ना, ये उसको इज्जत देती होगी। भला इन औरतों को क्यों मारूंगा मैं? है? ये सीमा जैसी नहीं है साहब। हाँ मिथिला, कुछ मिला मुकेश के घर से? वहाँ सर्च जारी है सर, लेकिन एक नया मर्डर रिपोर्ट हुआ है। प्लीज अब ये मत बोलना कि वो एक औरत है और हमारे केस से। हाँ सर, दरिया नगर में सेम प्रोफाइल है, वही सीरियल किलर। अटैक के समय मुकेश हमारी कस्टडी में था सर, और मयंक पर भी हमारी एक टीम 24 घंटे नजर बनाए हुए है। मुकेश या मयंक में से कोई नहीं है। गहलोत जी भी यही कह रहे थे कि इन दोनों में से कोई भी वो सीरियल किलर नहीं हो सकता। प्रशांत, श्रुति ने हमें एक क्लू दिया था कि वो बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्ग का गेटअप लेके वो टारगेट पे निकलता था। अधेड़ उम्र का ये गेटअप एक चाल, एक कवर है, उम्र में उससे कम होना चाहिए। तो श्रुति ने तो मयंक का नाम भी दिया था, पर अब लगभग तय है कि मयंक किलर नहीं है। प्रशांत से मैं वही कह रहा था कि हमारा सीरियल किलर एक बहुत बड़ा शिकारी है। वो घर से अपनी ट्रॉफी कलेक्ट करता है और अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। एक्स अपने किसी भी विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ता है। मतलब गहलोत जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि श्रुति ने हमसे झूठ बोला था? एक मिनट। गहलोत जी, श्रुति ने अटैक के तुरंत बाद इसलिए पुलिस कंप्लेन नहीं की क्योंकि अगर वो तुरंत बाद पुलिस कंप्लेन करती तो उसके गले पर चैन का निशान होना चाहिए। आपका मतलब है कि श्रुति का पति संदीप कश्यप? क्या श्रुति, अब मेरे लिए भी इतना टाइम रहती हो दरवाजा खोलने में? अब मुझसे भी डरोगी तुम? हद है तबरेज़, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलती हूँ और आप इतनी सारी कड़ियाँ लगवा रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? इतना भी क्या डर है आपको? है डर, तुम दोनों के लिए डर है मुमताज। फिक्र है तुम्हारी शाहीन की। वो मूसा कबाड़ी वाला, देखा ना उसे कैसे घूरता रहता है हमारे घर की तरफ, बार बार यहाँ से आता जाता रहता है। मुझे वो ठीक नहीं लगता है। अब ये कहना चाह रहे हो गहलोत जी कि श्रुति अपने पति संदीप कश्यप को बचाने के लिए ड्रामा कर रही है? संदीप कश्यप ही हमारा वो एक्स है। प्रशांत, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें संदीप कश्यप की प्रोफाइल बारीकी से करनी चाहिए। आमादा, एक मिनट। जगन, लगता है तुम लोगों ने सही निशाने पर तीर छोड़ा है। ये मयंक शर्मा ही तुम्हारा कातिल एक्स हो सकता है। ये मयंक शर्मा जहाँ रहता है वहां से 3 गली छोड़कर एक पराजक्ता द्विवेदी का घर है। 1 साल पहले 2018 में उसका मर्डर हुआ था। मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक्स की है। सर, पराजक्ता का एक बॉयफ्रेंड था, हमने उसे उठाकर खूब तोड़ा, बुक भी किया, लेकिन उसके खिलाफ केस साबित नहीं हुआ तो हमें उसे छोड़ना पड़ा। बाद में जब आपके केस की फाइल आई और उसमें सस्पेक्ट मयंक शर्मा की डिटेल्स है तो रियलाइज हुआ कि आपका सस्पेक्ट मयंक शर्मा पराजक्ता के घर से 3 गली छोड़कर ही रहता है। ठीक है माधव, थैंक यू। कैसे हो सकता है ये? जब काव्या सिंह का मर्डर हुआ तो मयंक पर हमारे आदमियों की कड़ी नजर थी, वो अपने घर पे ही था। तो फिर काव्या सिंह का कत्ल किया किसने? वो भी हूबहू उसी तरीके से। ये कोई कॉपी कैट है या फिर कोई और ही है?
पूरे 8.5 किलो है। मयंक शर्मा, संदीप कश्यप, मुकेश कामदार, मूसा खान। चेन वाले हत्यारे ने फिर से आघात किया है। सारी चेतावनियों के बावजूद, पुलिस के पास संदिग्धों की सूची होने के बावजूद एक बार फिर डंके की चोट पर इस विकृत सीरियल किलर ने एक बार फिर से दूसरे हफ्ते में ये तीसरा अटैक किया है। हम डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस खौफनाक चेन वाले सीरियल किलर को पकड़ने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस के पास उसको पकड़ने का कोई प्लान ही नहीं है और पूरा शहर दहशत की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस इस सीरियल किलर के बारे में किसी भी तरीके का कोई भी क्लू पाने में असहाय नजर आ रही है। प्रशांत गहलोत, स्केच पब्लिक में जारी कर दो। कम से कम लोगों को ये तो पता चले कि ये सीरियल किलर दिखता कैसा है। हम श्योर नहीं है कि वो असली कातिल का है भी या नहीं। सर हमें शक है, जिस सर्वाइवर औरत ने हुलिया बताया किलर का, वो सीरियल किलर की विक्टिम है ही नहीं। तो फिर लीड क्या है हमारे पास? 2 हफ्ते में 3 मर्डर्स, पूरा शहर दहशत में है। सर हमने हर प्लेटफॉर्म से चेतावनी जारी की है कि लोग सतर्क रहें। ऐसी चेतावनी से शहर के अंदर दहशत का माहौल और बढ़ेगा। गहलोत, मुझे इस सीरियल किलर का एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए। यह हत्यारा सिर्फ एक किलर नहीं है, बल्कि एक विकृत मानसिकता का रोगी भी है। यह आदमी कहीं तो किसी न किसी की तो पकड़ में आया होगा। इसे पकड़ने के लिए हम एक डेडलाइन तय करें। 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर हमें इसे पकड़ना है। क्लियर? सर, अगर श्रुति झूठ बोल रही है तो क्यों? सिर्फ अपने कॉलेज के दिनों के स्टॉकर से बदला लेने के लिए, या फिर अपने पति संदीप कश्यप को बचाने के लिए? साहब ये संदीप कश्यप का पूरा बायोडाटा है, यहीं गाजियाबाद में पला पड़ा है। ऐसा कुछ मिला है जिससे लगे कि ये संदीप कश्यप कुछ अटपटा? साहब ऐसा कुछ पता तो नहीं चला है। आपकी उसकी बीवी श्रुति से कुछ बात हुई क्या? वो जो अपने ऊपर हमले की बात कर रही थी वो सच है क्या? फिलहाल तो उससे पूछताछ चल रही है, और जब से उसने उस मयंक शर्मा का नाम दिया है ना, हमारी एक टीम 24 घंटे उसके ऊपर नजर रखे हुए। हम दिल्ली में हुए प्राजक्ता द्विवेदी के मर्डर से इस मयंक शर्मा का कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। झूठ बोल, आप लोगों को लग रहा है कि मैं कहानियां बना रही हूँ? श्रुति 5 जून को मयंक गाजियाबाद में नहीं था, दिल्ली में था, जिस दिन लता पाल और विमला यादव का मर्डर हुआ। और 19 जून को भी मयंक गाजियाबाद में नहीं था, जिस दिन काव्या सिंह का मर्डर हुआ। दिल्ली में था अपने ऑफिस में। और जिस दिन तुम पर हमला हुआ 16 मई को, उस दिन भी मयंक अपने ऑफिस में ही था। हमने उसकी बारीकी से तफ्तीश की है। पर मेरे दरवाजे पे मयंक ही था। जी? मीटर रीडिंग, गैस का मीटर रीडिंग लेना है। वो मयंक ही था, एक बूढ़े का भेष बनाकर आया था। श्रुति झूठ नहीं बोल रही है और ना ही उसे कोई वहम। अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर पता लग जाता। लेकिन वो अपने कॉलेज के दिनों के स्टॉकर मयंक शर्मा पे उंगली उठा रही है, और मयंक शर्मा पे हमारी नजर थी जब तीसरे विक्टिम पे हमला हुआ। हो सकता है कि वो पहचानने में गलती कर रही हो, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रही है। उसके साथ ये हादसा हुआ है, वो इस हादसे की विक्टिम है और इस हादसे से बची है। हाँ माधव, मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। मुझे प्राजक्ता द्विवेदी केस की सारी डिटेल्स चाहिए। आपने मेरे हस्बैंड को रोक के क्यों रखा है? क्या किया है मुकेश ने? देखिए मैडम, हमने आपके पति को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ उससे पूछताछ कर रहे हैं। किस बारे में पूछताछ? वो इस वक्त आपको नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? आप लोग उठा के क्यों लाए मेरे पति को? क्या किया क्या है उसने? ये कोई तरीका है? मुकेश, तो भी जा सकता है, लेकिन ये मत सोचना कि तेरे ऊपर से हमारी नजर हटेगी। बिल्कुल नजर मत हटाना साहब। आप लोग को पता तो चले कि मेरी बीवी सीमा कैसे मेरा खून पीती है, और आप लोग नजर रखेंगे ना तो मैं अपनी बीवी का मर्डर नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी सपने में देखता हूँ ये आपका ये सिरफिरा है ना, किलर जो भी हो, वो आ रहा है और सीमा को जान से मार रहा है। गहलोत जी, इस केस तो हमें रिलीज करना ही पड़ेगा। बहुत प्रेशर है ऊपर से। हमने इसे हर उस जगह पर ढूंढ लिया है जहां पर हम इसे ढूंढ सकते थे। प्रशांत, मुझे स्केच रिलीज करने में ये रिस्क लग रहा है कि किलर चौकन्ना हो जाएगा, शातिर दिमाग है, भेष बदल सकता है। उस दिन चुपचाप बैठा रहेगा और फिर अचानक एक दिन किसी दूसरी औरत पर अटैक करेगा। गहलोत जी, हमें कुछ तो देना पड़ेगा पब्लिक को, और इस केस के अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम पब्लिक को सतर्क कर सकें। गौर से देखिए
देखिए इस चेहरे को। ये वही आदमी है जिसने पूरे गाजियाबाद शहर को दहशत में बांध रखा है। आखिरकार हमारे पास इस सरफिरे कातिल की पहचान आ गई कि ये सीरियल किलर कैसा दिखता है। ये एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो दोपहर को लोगों के घर आता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि ये आदमी घर में घुसने के लिए कहता है कि वो गैस का मीटर रीडिंग चेक करने आया है। जैसे ही घर की गृहिणी उसे अंदर लेकर मीटर बॉक्स की तरफ जाने के लिए मुड़ती है, तब वह पीछे से चैन से हमला करता है। बंद कीजिए ये सब। दिन रात आप यही सब देखते रहते हैं, इसीलिए आपके दिमाग में उल जुलूल बातें आती रहती हैं। मुझे कई बार लगता है कि पुलिस को फोन करके उस मूसा कबाड़ी वाले के बारे में बता दूं कि आंखों में शैतान दिखता है। सही बंदा नहीं लगता वो, शक्ल पर ही लिखा है उसके। क्यों आप अपना दिमाग खराब कर रहे हैं इन सब बातों में? 2 दिन पहले आपको वो कादिर पान वाला सही नहीं लग रहा था, कल आप कहेंगे मुमताज तुम मुझे सही नहीं लगती, फिर आप कहेंगे मुमताज मैं खुद को सही नहीं लगता। उस दिन मैंने उस मूसा को तुम्हें घूरते हुए देखा था कि गिद्ध जैसी आंखें ही सब बताती है। मैं तो कहता हूँ पुलिस को बता देना चाहिए। तबरेज, पुलिस को उनका काम करने दीजिए। आप क्यों अपना दिमाग दिन रात इनमें लगा रहे हैं? नाचने वाली गुड़िया, फूलदान, सजावट का मोर और सजावट का जहाज। हाँ गहलोत जी। प्रशांत, ये प्राजक्ता द्विवेदी के केस में जो संदिग्ध था दीपक चावला, उसका बॉयफ्रेंड, उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाया था, इसलिए उसको रिहा कर दिया गया था। हो सकता है ये सारी श्रृंखला वहीं से शुरू हुई हो, दिल्ली से, जब नाचने वाली गुड़िया प्राजक्ता के घर से गायब हुई थी। ये प्राजक्ता का बॉयफ्रेंड दीपक चावला है कहाँ? जगन देख रहा है, उससे पर बात किया, कुछ मिला है क्या आपको? उसका पता लगाओ। ये वही हो सकता है जिसे हम खोज रहे हैं। वो करता क्या है, कहाँ रहता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। मुझे उस केस की हर बारीक से बारीक डिटेल चाहिए प्रशांत। क्या इस सीरियल किलर और उसकी विकृति की जड़ें प्राजक्ता द्विवेदी के मर्डर और उसके रेप केस में थी? क्या दिल्ली में प्राजक्ता द्विवेदी के एक्स बॉयफ्रेंड दीपक चावला तक पहुंचने से इस सीरियल किलर की खोज पर अंकुश लगने वाला था? यह केस एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ लेने वाला था जिसकी उम्मीद पुलिस को दूर दूर तक नहीं थी। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। ये नंबर तो सर्विस में नहीं है माधव। दीपक चावला का बस यही नंबर है हमारे पास। और सर उसके खिलाफ कुछ मिला भी नहीं था हमें। नंबर तो कंटिन्यू नहीं है, एड्रेस अब भी यही होगा। चांस लेके देखते हैं सर। मूव। हाँ मिस्टर गहलोत, प्राजक्ता द्विवेदी का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था। यस, आपने अपनी रिपोर्ट में नेक्रोफिलिया का जिक्र किया था। कातिल ने मर्डर के बाद प्राजक्ता की लाश के साथ संभोग किया था। ये प्राजक्ता द्विवेदी कुमारी थी, मेरा मतलब वर्जिन? जी वो डिटेल्स तो अब मुझे याद नहीं है, मुझे मेरे पुराने नोट्स देखने होंगे। डॉक्टर, मुझे लगता है इस कातिल को सेक्स से वंचित रखा गया होगा और उसी तड़प में वो शिकार कर रहा होगा। हाँ, ये मुमकिन है। प्राजक्ता शायद उसकी पहली शिकार थी। उसका नेक्रोफिलिया, उसकी सनक शायद प्राजक्ता से जुड़ी। मैं क्यों मारूंगा प्राजक्ता को? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? जी हाँ, वो मेरा फ्लैट है और दीपक मेरे फ्लैट पे किराए पर रहता। अब कहाँ रहता है? मुझे पता नहीं सर, वो चंडीगढ़ से था और यहाँ पे काम करता था। उसने अगस्त 2018 में शायद फ्लैट खाली कर दिया था। क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड प्राजक्ता का मामला है? उसके चंडीगढ़ का एड्रेस दो। मेरे पास अब एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है और दीपक तो काफी पहले फ्लैट छोड़कर चला गया था। हाँ मिथिला, किसी भी जगह की सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिला? नहीं सर, लेकिन एक और औरत मारी गई है। एक और? हाँ सर, निशा भटनागर, 28 साल उसकी उम्र है, उमानगर की है। पूरे 8.5 किलो है। यहाँ से क्या लेकर गए? सर ये देखिए, शोकेस में हर जगह कुछ ना कुछ रखा हुआ है, लेकिन ये स्पॉट खाली है। किलर जो भी ले गया होगा यहीं से ले गया होगा, लेकिन निशा के हस्बैंड राकेश को कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि वो सामान क्या था। इतनी चेतावनी दी हमने, पूरे शहर में डर का माहौल बना हुआ है, इसके बावजूद उस सिरफिरे ने दस्तक दी। हाँ जगन बोलो,
लगता है इस बार हमारी किस्मत अच्छी है सर। निशा के घर से 2-3 गली छोड़कर एक सुनसान रास्ता है और वहाँ पर एक एटीएम है और एटीएम के बाहर सीसीटीवी कैमरा है सर। तुरंत फुटेज निकालो, अभी के भी, आज के भी और आज के पहले के भी। बहुत हो गया है लुका छुपी का खेल। प्रशांत, क्या अब ये केस मुझे एक नई टीम को देना पड़ेगा जो ये केस सुलझा पाए, जो तुम्हारी टीम अब तक नहीं कर पाई? मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए थे कातिल को पकड़ने, और हुआ क्या? एक और लाश। हेडक्वार्टर्स में मेरे ट्रांसफर की बात चल रही, तुम्हें पता है? सर, हमें निशा भटनागर के घर के पास एक सीसीटीवी मिला है। उस सीसीटीवी फुटेज से इस केस में कोई ना कोई लीड मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। अब उम्मीद से काम नहीं चलेगा प्रशांत, एक्शन चाहिए, एक्शन। सर, हम हर मुमकिन दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो भी दरवाजा खटखटा रहा है और एक के बाद एक नए विक्टिम्स दिए जा रहा है। मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए थे कातिल को पकड़ने के, और होता क्या है? 48 घंटे के अंदर एक और विक्टिम की लाश। सर, वो फुटेज ट्रांसफर हो रहा है, गारंटी हमें उससे कोई ना कोई लीड मिलेगी, और उसके बाद हम एक सिंगल मिनट भी जाया नहीं करें। सर, ये राकेश भटनागर दोपहर 2:55 को घर लौटा। 3:05 पर इसने पीसीआर को फोन किया और 3:10 पर हमें कॉल आया। सर, ये एटीएम वाली गली, निशा के घर से 1-2 गली छोड़कर सर सिर्फ इसी गली में एक सीसीटीवी कैमरा है और कहीं नहीं। जो किलर एक्स बखूबी जानता हूँ सर, ये इसी सीसीटीवी कैमरे के मर्डर के 3 दिन पहले की फुटेज है। सर, हो सकता है कि किलर एक्स इसमें कैप्चर हुआ, हो सकता है सर रेकी वेकी करने आया। ये बंदा 3 दिन लगातार दिखता है, लेकिन चौथे दिन नहीं दिखता। ये तो मूसा है साहब, मूसा खान। अभी कहाँ मिलेगा ये? डेरा चौक में ना इसकी रद्दी की दुकान है। वो बुढ़े मुकेश कामदार की टिप ना इसने ही दी थी मुझे। जिस इलाके में कांड हुआ है ना, ये वो हर इलाके में घूमता है। चंदन नगर, जहाँ लता पाल का कत्ल हुआ, रुद्र विहार विमला यादव का, दयानगर काव्या सिंह का, और इस वाले केस में निशा भटनागर यानी उमा नगर। और मैंने इसको ही काम पे लगा के रखा हुआ था कि पता कर किस मोहल्ले में कौन अजीब हरकतें कर रहा है। और ये साला खुद ही निकला इन सबके बीच। कहीं ये मूसा खान ही तो नहीं है हमारा किलर एक्स? अरे मूसा, चल पुलिस वाले बात करेंगे। किस बारे में? तेरा घर कहाँ है मूसा? मियाँ नगर मैडम, लेकिन माजरा का माजरा बाद में। सब कुछ तो बताइए, ऐसी क्या बात करनी मुझसे? बहुत खास बात है मूसा, बहुत ज्यादा खास। कुछ मिला? नहीं मैडम। इसके नीचे ये हटाओ, पेपर हटा के देखो। देख क्या रहे हो? तोड़ो। इसे भी थैली में डालना। कत्ल के 3 दिन पहले तक ये लगातार दिखा है, लेकिन कत्ल वाले दिन नहीं दिखा। बाकी के विक्टिम्स के मोहल्ले में भी दिखा है। कौन कौन है इसकी फैमिली में? पता लगा रहे हैं, इसकी दुकान की भी तलाशी जारी है। ये कबाड़ वाला है ना? हाँ, इसीलिए मैं मुकेश कामदार जो सफाई कर्मचारी है उसकी टिप दी थी। गुमराह कर रहा होगा मैं, यू नो, मिसलीड। लेकिन ये प्राजक्ता द्विवेदी के बॉयफ्रेंड दीपक चावला का क्या हुआ? एक टीम पहुंचने वाली है वहां पर। चलो जी, मुझे लगता है कि हमें हमारा एक्स मिल गया है, मूसा खान कबाड़ी वाला। मैडम,
इस मूसा की दुकान के साथ साथ ना इसके घर को भी पूरा खोलना पड़ेगा। लगता है आपको आपका बंदा मिल गया। पांडे, यस मैम। और लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस दुकान की एक एक ईंट खोल कर देखना। एक सजावट वाला मोर, एक फूलदान, एक नाचती गुड़िया और एक लकड़ी का जहाज। अभी तक हमें ये सब चीजें पता है, और भी चीजें हो सकती हैं, इसलिए ध्यान से देखना। यस मैम। और गोविंद चल। जानता ही नहीं ये निशा भटनागर? हाँ, नाम से नहीं जानता साहब। वो उमानगर में रहता है। वो 3-4 दिन पहले रद्दी उठाया था साहब। घर की मेज पे से और क्या उठाया था? सिर्फ रद्दी उठाया था साहब। पूरे 8.5 किलो है। 8 किलो साहब। नहीं साहब, 8.5 किलो था। इतनी धुलाई होगी कि तू अपना नाम तक भूल जाए। इन सब का मर्डर किया तूने। 1 साल पहले इस प्राजक्ता द्विवेदी का मर्डर किया। इन सब के मर्डर करने के बाद इनकी लाशों के साथ तूने अपनी हवस पूरी की है, पर कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन इस बार पकड़ा गया। घर का एक एक चप्पा चप्पा छान मारो। ओ मेम साहब, वो कबर्ड मत छोड़ना, वो किचन मत छोड़ना। क्या कर रही है? मेम साहब बताएंगी, ऐसे घर में घुसकर क्या ढूंढ रही है? बताएंगी भी, मैं ढूंढ दूंगी ना। क्या ढूंढ रही है? एक फूलदान, एक सजावट का मोर, एक नाचती हुई गुड़िया और एक जहाज। और क्या क्या है यहाँ पर? हाँ? ये कबाड़ की चीजें तो मेरे शोहर की दुकान पर होनी चाहिए। आप हमारे घर को क्यों रौंद रही हैं? और मूसा ये सब कबाड़ की चीजें यहाँ क्यों रखेगा भला? सूटकेस लाओ इधर। मेम साहब। मैडम, सच बता दे मूसा, नहीं तो जिंदगी में कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो सच ये है कि आपको ना कोई मिल नहीं रहा साहब, इसलिए जो ये भद्दा इल्जाम है ना, वो आप मुझ पर मल रहे सर। और जो तेरी दुकान में ट्रंक मिला है, जिसे तूने लॉक करके रखा था, अश्लील किताबें मिली हैं उसमें? बिल्कुल मिली होगी। कबाड़ी हूँ साहब, कबाड़ नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा साहब? बच्चा है सर, छोटा सा मेरा, आता है दुकान पे कभी, कोई भी किताब लेकर पढ़ने लगता है, उसके हाथ ना लगे इसलिए वो ताला मार के रखी थी मैंने। कई ग्राहक लोग भी आते हैं साहब ऐसे मैगजीन की तलाश में साहब। मैं साहब आपके खबरें की मदद कर रहा था। मदद कर रहा था या भटका रहा था? किसके हैं ये? मेरे अब्बू के। तेरे अब्बू तो लुंगी बनियान पहनकर घूमते हैं। तो लुंगी बनियान पहनने वाला आदमी पैंट और शर्ट नहीं पहन सकता? ये क्या मामले वाली बातें कर रही हैं आप मेम साहब? ये लेकर चलो। ओ मेम साहब, अरे कहाँ लेकर जा रही है ये सब कुछ आप? ज्यादा नौटंकी मत कर बिल्किस। हमें शक है तेरे शौहर पे कि वो कुछ करने वाला है। करने वाला है? क्या करने वाला है? आपको क्या लगता है कि आप पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ भी करेंगे और हम सुनते रहेंगे? तो याद रखिए, पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी मैं यहाँ पर। हमें लगता है कि तेरा शौहर कातिल है। मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से बावली हो गई हैं। अगर तेरे शौहर ने कुछ नहीं किया है तो हम उसे जाने देंगे। अरे बिल्किस, बोलो ना 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, क्यों बखेड़ा बना रही हो? और तू मोहल्ला बुलाने की धमकी दे रही है। मैं पूरी फोर्स बुला लूंगी। ओ मेम साहब, मैं आपकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। बुला लीजिए आपको जिसे यहाँ बुलाना है। क्या हुआ बिल्किस आपा? अरे देखो ना, ये लोग मूसा को फंसा रहे हैं। कोई नहीं फंसा रहा है, क्यों बखेड़ा बना रही हो? ये सब क्या है गोविंद? रेहाना, मैं कह रही हूँ ना, इस गोविंद ने पट्टी पढ़ाई है। हम सिर्फ मूसा के कपड़े और जूते लेकर जा रहे हैं। मियां नगर में जल्दी एक पुलिस टीम भेजो। 24 घंटे दे रहा हूं तुझे मूसा। इन 24 घंटे में सच उगलता है। साहब, आप मुझे वो कबूल करने को बोल रहे साहब जो मैंने किया ही नहीं साहब। वो तेरे पे है, सोच ले अच्छे से। साहब, अपने फोन पे ऐसे कभी कुछ देखे नहीं हो क्या साहब? हाँ, हम भी मन बहलाने के लिए देखते हैं ऐसी किताबें। तो क्या हो गया साहब? इंसान है हम साहब, हैवान नहीं। प्रशांत, मूसा किलर एक्स नहीं। कह लो जी, जैसे ही हम खंगाल कर कातिल तक पहुंचते हैं, आप कह देते हो वो किलर एक्स ही। पहले आपने कहा कि श्रुति झूठ बोल रही है, वो बैंक नहीं हो सकता। फिर आपने कहा वो अधेड़ उम्र का आदमी नहीं हो सकता। और अब हम जब मूसा तक पहुंचे और ऑलमोस्ट वो टूटने के लिए तैयार है, तो आप कह रहे हो कि मूसा एक्स है ही नहीं। तो फिर कौन है? माधव, दीपक चावला की कोई खबर? मिल गया सर, ये मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ है। बस आप ही के पास लेके आ रहा हूँ। सर, दीपक चावला गुरुग्राम शिफ्ट हुआ था। माधव और उसकी टीम ने उसके घर की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन कहीं भी कोई सजावट की चीज नहीं मिली। किलर एक्स बहुत चालाक है, वो बहुत बारीकी से सोचता है।
कॉन्डम का इस्तेमाल करता है ताकि सीमेन स्टेन्स ना मिले, और कोई भी कीमती चीज घर से नहीं चुराता। गहलोत जी, तो क्या अब हम हर संदिग्ध से ये पूछें कि कितनी सावधानी बरतता है वो? प्रोफाइलिंग से हेल्प मिलती है, मैं मानता हूँ। हमने हमारे रिकॉर्ड्स में से अब तक 15 रेपिस्ट, 11 बच्चों के साथ यौन शोषण करने वालों से पूछताछ की। मैं 100% कह रहा हूं कि मूसा ही एक्स है। नहीं, अगर आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि मूसा एक्स नहीं है, तो फिर बताइए ना, लाखों लोगों के शहर में हम उस बारीक सी प्लानिंग करने वाले को कैसे ढूंढें जिसका दिमाग घुमा हुआ है, जो ऐसी औरतों को टारगेट करता है जो घर में अकेली रहती हैं, उनका मर्डर करता है और फिर लाश के साथ रेप करता है। बोलिए ना। उसने अपना हुलिया बदल लिया है। हमने स्केच पब्लिक में आम किए, मीटर रीडिंग वाली डिटेल्स मीडिया में दी, इसलिए एक्स चौकन्ना हो गया। मैं मानता हूं। अब आप हमें ये बताइए गहलोत जी, उस चालाक आदमी की बारीक सी प्लानिंग को मात देने के लिए आपकी क्या सर, मूसा के घर और मोहल्ले से बहुत मुश्किल से निकले। उसके घर से कुछ सामान मिला है सर। चुराए गए डेकोरेटिव आइटम में से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये कपड़े और जूते मिले जो कि मूसा के हुलिये से मैच नहीं करते। गहलोत जी, सर कैसे बच बचा के निकला हूं ना, मत पूछिएगा। नहीं पूछूंगा। कोई काम की बात है? साहब वहाँ से डायरेक्ट मैंने 2 लोगों को साइड में लेके बात की। जो बातें मुझे पता चली ना, मुझे पहले नहीं मालूम था। ये मूसा ना कपड़े पहनने का बहुत शौकीन आदमी है। हर शुक्रवार शनिवार को ना अपनी बेगम के साथ एकदम सज धज के निकलता है घूमने के लिए। ये पहले तेरी पकड़ में कैसे नहीं आया गोविंद? साहब किसी के शक्ल पे तो लिखा नहीं होता ना कि सन की है, सरफिरा है। हाँ तो गहलोत जी क्या बोलते हो? अभी आप यही कहोगे कि मूसा निर्दोष है? हाँ निर्दोष है। ये सीरियल किलर कोई और ही है। ये मूसा है और इस वक्त हमारी कस्टडी में है। क्या तुमने कभी इसे अपनी सोसाइटी में देखा? इसका कहना है कि कभी भी ये कबाड़ के काम से दिल्ली नहीं गया। सर मुझे सच में नहीं पता कि कौन प्राजक्ता के साथ ऐसा कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कि प्राजक्ता के साथ जिसने भी ये सब किया सिर्फ इसलिए ताकि वो डांसिंग डॉल चुरा सके। सस्ती डॉल थी सर, मैंने ही उसे वो गिफ्ट की थी। उसे डांस का शौक था इसलिए। उसके दिमाग में क्या चलता है, क्यों चलता है, कोई नहीं बता सकता। 4 और औरतों को मार चुका है और वहां से भी सजावट के आइटम लेकर गायब है। सॉरी, इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। इसी एक सवाल के लिए आप मुझे गुरुग्राम से उठाकर यहाँ लाए हैं। आपको क्या लगता है वो साइकोपैथ मैं हूँ या फिर पिछली टीम की तरह आपका टॉर्चर करने का इरादा है मुझे? प्रशांत, जो करना पड़े करो, मुझे इस दहशत का अंत चाहिए तुरंत। सर आज रात अच्छे से खातिर की जाएगी इस मूसा खान की। कल सुबह तक सामने से आकर सब कुछ कबूल कर लेगा। तुम्हें कितना यकीन है कि यही वो सीरियल किलर है? सारी की सारी कड़ियां जुड़ रही हैं सर। सभी विक्टिम के मोहल्ले में देखा गया है। अच्छे कपड़े पहनता है, अश्लील मैगजीन पढ़ने का एडिक्ट है। बस एक चीज है जो फिट नहीं बैठ रही है। अगर डेकोरेशन के वो पीसेस मिल जाते तो इस केस को एक क्लोजर मिल जाता। एक और अड़चन है सर। अब क्या हुआ? गहलोत जी कह रहे हैं कि किलर एक्स मूसा खान हो ही नहीं सकता। देखो, गहलोत को उसके एनालिसिस कर रहे थे। तुम इस मूसा की हलक में उंगली डालो। प्रोफाइलिंग कभी कभी गलत भी हो सकती। मुझे सही कातिल चाहिए। कल सुबह अच्छी खबर सुनो। ए मूसा, बोल क्यों किया और कैसे किया? हाँ सच बोलेगा तो छोड़ देंगे मुझे। ए, देख सच बोल के बाद देख। हेलो प्रशांत। हाँ गहलोत जी बोलिए, क्या मिला आपको इतनी रात को? क्या तुम अभी आ सकते हो? कुछ मिला आपको? हाँ, प्राजक्ता, विमला, लता, श्रुति, ये सभी निशाना बनाएगी, चुन चुन के निशाना बनाएगी। ये सभी चुनी हुई टारगेट थी। घर में अकेली होती थी और टारगेट की गई। बाकी की दोनों काव्या और निशा भी तो घर पे अकेली थी जब इन्होंने दरवाजा खोला। शांत, ये निशा और काव्या चुनी हुई टारगेट नहीं है, ये अचानक शिकार हुई। मूसा ऑलमोस्ट टूट चुका है, कल तक अपना जुर्म भी कबूल कर लेगा। काव्या और निशा का कत्ल तब हुआ जब सारी दुनिया को किलर की डिटेल्स मिल चुकी थी। जाहिर है एक्स को भी। तो ये कि एक्स इन लास्ट दोनों घरों में बूढ़े के भेष में नहीं गया। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, वो कुछ देने के बहाने इन घरों में गया था, डिलीवरी करने के लिए। एक्स एक डिलीवरी मैन है, मूसा नहीं। उसने इस बार मीटर रीडिंग के बहाने का इस्तेमाल किया ही नहीं। गैस की मीटर रीडिंग लेनी है
क्योंकि इन लास्ट दोनों घरों में मीटर घर के अंदर है ही नहीं। तो फिर सवाल यह है कि इन दोनों औरतों ने उसे घर के अंदर क्यों बुलाया? लॉजिक प्रशांत। सर, एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी। मैडम, एक गिलास पानी मिलेगा? रुको 2 मिनट लाती हूँ। प्रशांत, मुमकिन है कि निशा के मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा। एक गिलास पानी मिलेगा मैडम? बड़ी प्यास लगी है। 1 मिनट रुकिए, लेकर आती हूँ। काव्या और निशा के मर्डर्स प्लानिंग से नहीं हुए थे, बस फितरत से हुए थे। ये एक्स एक डिलीवरी मैन है, देखा मौका है तो अपनी विकृति को अंजाम देने झपट पड़ा होगा। आपकी थ्योरी में सच्चाई हो सकती है कि कातिल अलर्ट हो गया होगा, उसने अपना हुलिया बदल लिया होगा, लास्ट की 2 विक्टिम्स को टारगेट नहीं किया होगा। फिर भी वो विक्टिम तो है। देखिए गहलोत जी, कातिल हमारी हिरासत में है, मूसा ही एक्स है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्स हमारे हाथ में है ही नहीं। वो बाहर घूम रहा है पब्लिक के बीच खुलेआम। प्रशांत, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मूसा हत्यारा है ही नहीं। मूसा, उठ। बोल कैसे किया मर्डर तूने? इंतजार कर रहा हूं मैं, बोल। एक बड़ी खबर आ रही है। चैन वाले हत्यारे ने एक बार फिर हमला कर दिया है, इस बार जयानगर में। ये जून के महीने में 5वीं हत्या है। फिर एक बार एक गृहिणी जो दोपहर को अपने घर पर अकेली थी, इसके घर भी हत्यारे ने दस्तक दी, जिसके बाद माधुरी का भी वही हश्र हुआ जो बाकी 4 औरतों के साथ हुआ था। और एक पुलिस है जो इस केस में पूरी तरह बेबस बौखलाई हुई मालूम होती है। सर, यहाँ से भी कुछ गायब हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं क्या। वर्तमान में हुआ यह 5वां कत्ल था और इस बात की पूरी संभावना थी कि 1 साल पहले प्राजक्ता द्विवेदी का कत्ल भी इसी हत्यारे ने किया था। और अब भी ये मानसिक रोगी पुलिस की रडार से बाहर था। इसके बावजूद कि पूरे राज्य में उसके लिए रेड अलर्ट था, वो गुमनामी की धुंध में छुपा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन टीम हताश हो गई थी। मामला पूरी तरह हाथ से निकलने की कगार पर था। क्या पुलिस इस सीरियल किलर को उसके अगले शिकार पर निकलने से पहले पकड़ने में कामयाब होगी, या अभी और लाशें बिछने वाली थी? सर, इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स भी घर के बाहर है और घर के अंदर कोई गैस पाइपलाइन भी नहीं है। गहलोत जी सही कह रहे हैं, एक्स ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी बदल दी। प्रशांत, मुझे और कोई नई थियरीज और अनुमान नहीं सुननी। नई टीम को केस क्रैक करने की जिम्मेदारी दी गई है, तुम बस उन्हें फाइल हैंड ओवर करो। सर, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अब और हत्याएं नहीं होंगी। मैं किलर एक्स के बहुत करीब हूं। वो एक डिलीवरी मैन है, उसने अपने क्राइम करने का तरीका बदल दिया है, बस। हम भी तो यही कर रहे हैं प्रशांत, हम बस काम करने वाले बदल रहे हैं। सर, एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द किलर एक्स को पकड़ दूंगा। सॉरी प्रशांत, अब ये मेरे हाथ में नहीं। सर प्लीज, आई एम सो सॉरी सर। सर ट्रस्ट मी प्लीज, लास्ट चांस। ओके प्रशांत, लास्ट 24 आवर्स। सर, मिथिला, जगन, डिलीवरी बॉयज, गहलोत जी सही कह रहे हैं। लेकिन सर, शहर में तो बहुत सारे डिलीवरी बॉयज हैं। सर, इतने सारे ऐप्स हैं जो होम डिलीवरी करते हैं, कपड़े, खाना, चीजें। हम हर डिलीवरी सर्विस की बाल की खाल करेंगे। सारे बंदों को काम पर लगा दो, सारे खबरों को एक्टिव कर दो। लेकिन सर, हमारे 5 विक्टिम्स के घर में तो कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ था। शुरू के 3 विक्टिम्स के घर तो वो डिलीवरी मैन बन के गए, नहीं तो डिलीवर कैसे होगा? बची लास्ट की 2, काव्या सिंह और निशा। इन दोनों के हस्बैंड से बात करो, कुछ ना कुछ डिलीवर जरूर हुआ होगा। क्विक। सर, मैं बात करती हूँ। सर, मैं गाजियाबाद के सभी एपॉइंटर से कांटेक्ट करता हूँ। जगन, सिर्फ 24 घंटे हमारे पास। आर्या पार। सर। हाँ गहलोत जी, तुम्हें अपनी खोज का दायरा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुछ मिला है आपको? हर बार किलर एक्स क्राइम सीन से कुछ ना कुछ लेके जाता है, मगर माधुरी चौहान के केस में कुछ छोड़ के गया है। क्या? अब बॉल पेन। फॉरेंसिक से तुरंत इस पेन को मंगवा लो, मुझे वो पेन चाहिए। अगर माधुरी चौहान के पति ने इस पेन को पहचानने से इनकार कर दिया तो मान लो हमें हमारा किलर मिल गया। रजनीश, ये तुम्हारे घर का पेन है? नहीं, ये हमारा पेन नहीं है। रजनीश, उस दिन तुम्हारे घर में कुछ डिलीवर होने वाला था क्या? रजनीश देखो, ये पेन उस कातिल का हो सकता है जिसने तुम्हारी पत्नी माधुरी का कत्ल किया। अच्छे से याद। जी?
मुझे यकीन है कि तुम्हारी पत्नी उस दिन घर पर अकेली थी और शायद तुम्हें उस हत्यारे के बारे में जानकारी भी थी। माधुरी स्ट्रांग थी, वह ऐसे मामलों में सतर्क रहने वालों में से थी। वो किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलती या फिर किसी भी अजनबी से बातचीत नहीं करती थी। माधुरी को ये तो पता होगा कि हत्यारा मीटर रीडिंग के बहाने घर में आता है, लेकिन ये पता नहीं होगा कि वो एक डिलीवरी मैन के रूप में भी आ सकता है। इसलिए माधुरी ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया होगा और उसने माधुरी से पानी या कोई ऐसी चीज़ मांगी होगी। अच्छा रजनीश, उस दिन तुम्हारे घर कुछ डिलीवर होने वाला था, तुमने कुछ ऑर्डर किया हो ऑनलाइन या ऐसे? मैडम मुझे रजनीश चौहान जी का पैन कार्ड लगेगा वेरिफिकेशन के लिए, फोटोकॉपी भी चलेगी। ओके, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ सर, क्रेडिट कार्ड। मर्डर से 2 दिन पहले मैसेज आया था मुझे बैंक से कि मेरा नया क्रेडिट कार्ड डिस्पैच हुआ है। कौन सा बैंक? आरडीएल बैंक। मैंने सेकेंड वीक ऑफ जून में कार्ड के लिए अप्लाई किया था। मैडम मुझे रजनीश चौहान जी का पैन कार्ड लगेगा वेरिफिकेशन के लिए। ये रहा सर 20 जून का मैसेज। डियर कस्टमर, आपका आरडीएल बैंक क्रेडिट कार्ड हाई एक्सप्रेस कुरियर कंपनी से 20 जून को डिस्पैच कर दिया गया है, जो कि आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंच जाएगा विद AWV नंबर 50921638। हाई एक्सप्रेस कुरियर 20 जून को डिस्पैच हुआ है, मतलब 22 जून तक डिलीवर हो जाना चाहिए। यस, 22 जून को ही माधुरी का मर्डर हुआ। क्या अब इस केस पर पुलिस अपनी जंजीर जकड़ पाएगी? क्या ये एक लीड आखिरकार पुलिस को उस साइको सीरियल किलर एक्स के दरवाजे तक पहुंचाने वाली? सर बस 2 मिनट, हमारा स्टाफ चेक कर रहा है। सर आरडीएल बैंक के कुरियर पार्टनर्स हम ही हैं। दिल्ली में ब्रांच है कोई आपकी? जी सर। सर दिल्ली के रसिक विहार इलाके में बीके कमर्शियल सेंटर में हमारा एक ब्रांच है। रसिक विहार? जी सर वहाँ पे तो प्राजक्ता द्विवेदी का घर था और मयंक शर्मा भी उसी एरिया में रहता था। सर ये रहा रजनीश चौहान कुरियर। सर व्हाट? ये डिलीवर नहीं हुआ था? स्टेटस क्या है कुरियर का? नो सर, 22 जून को वापस आ गया था। कारण बताया गया घर बंद था और बाहर लॉक लगा था। पॉसिबल ही नहीं है। 22 जून को रजनीश चौहान की पत्नी माधुरी चौहान घर पर ही थी, उसी दिन कत्ल हुआ था उसका। ये उस सीरियल किलर का मामला है? जी। वैसे डिलीवरी बॉय कौन था आपका? तबरेज खान। लगता है तू अपना पैन भूल गया। माधुरी चौहान के घर 22 जून को। मैडम ये रजनीश चौहान के नाम से बैंक से कुरियर आया है। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी। 1 मिनट रुकिए, लेकर आती हूँ। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? रुको 2 मिनट लाती हूँ। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई मुझे बताएगा? मैडम ये हो क्या रहा है मेरे घर में? इतनी कुंडियाँ? ये कुंडियाँ मेरे शौहर ने लगवाई हैं, पर माजरा क्या है आप मुझे बताएंगे? सर अंदर एक ट्रंक मिला, लेकिन उस पर ताला लगा है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आइए सर, ये देखिए। अरे आप लोग कुछ बताएंगे कि क्या हुआ है? ये चाबी कहाँ है इसकी? चाबी मेरे शौहर तबरेज के पास है, लेकिन बात क्या है? आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? बेटा आप 1 मिनट के लिए बाहर जाओ। मिश्रा जी। लेकिन आप लोग बताइए तो, मेरे शौहर ने किया क्या है? हमारे पास तुम्हारे शौहर के खिलाफ ठोस सबूत है कि जो शहर में औरतों के मर्डर और रेप हो रहे हैं ना, इसमें तुम्हारे पति का ही हाथ है। वही है ये चैन वाला हत्यारा। क्या? भूल के थक गया मैं आपको साहब, कुछ नहीं किया मैं। और ये जो तबरेज है उस पर मुझे शक था। अगर तुझे शक था तो तूने खबरी गोविंद को बताया क्यों नहीं? सिर्फ शक था ना साहब कि वो सन की बेकार में उसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता था, जैसे आपने मेरी की। लीजिए चाबी। तू खुद खोलेगा? खोल।
लिफाफे में क्या है? निकाल निकाल, लिफाफा निकाल, खोल के दिखा क्या। निकाल। मैडम क्रेडिट कार्ड है, मिस प्राजक्ता द्विवेदी के नाम। हाँ, नहीं। पहले कत्ल के वक्त तबरेज ने अपना हुलिया नहीं बदला था। वो कुरियर की डिलीवरी करने गया था। तब वो कुरियर कंपनी की दिल्ली ब्रांच में पोस्टेड था। जब दिल्ली का केस गरमाने लगा, मैंने गाजियाबाद पोस्टिंग ले ली थी। और तूने यहाँ श्रुति को अपना पहला शिकार बनाया। नाम मुझे पता नहीं था, पर वो चालाक निकली। जी? मीटर रीडिंग, गैस का मीटर रीडिंग लेना। जी? मीटर रीडिंग। जी? वो मैडम आपके घर का गैस मीटर रीडिंग लेना है। आइए। मीडिया में खबर आते ही तूने अपना तरीका बदल लिया। हाँ, वैसे भी एक ही तरीके से बोरियत होने लग जाती है, इसलिए मुझे लगा कि तरीकों में बदलाव होना चाहिए। लता और विमला, इन दोनों को भी एक ही दिन में मारा ना? कैसे? वो मैंने उन्हें कई बार देखा था पहले, अकेली ही रहती थी घर पर। उन दोनों के घर में भी तो कोई कुरियर डिलीवर करने गया था? नहीं, पर वो मोहल्ला मेरे अंडर था। तो तूने उन दोनों को एक ही दिन में मारने का प्लान बनाया? हाँ। दोनों एक ही दिन क्यों? ओ, मैं बोल। हाँ। दोनों एक ही दिन क्यों? मेरा दिल नहीं भरा था, मुझे और चाहिए था। तूने ये सब मरी हुई औरतों के साथ किया है? तुझे पता है ये दरिंदगी है? हमें ट्रंक से सब कुछ मिला है, सारा चोरी किया हुआ सामान, विग, चश्मा, चेन, सब कुछ। और फिर तबरेज ने खुद भी कबूल किया है। हम उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन औरतों को मारने के बाद तुझे ये सब करने में अच्छा लगता था? तो ये सब इसलिए कर रहा था कि तेरी बीवी और तेरे बीच में कोई संबंध नहीं था। तेरी बीवी मना करती थी। आज नहीं। समझा करो, आज नहीं। अरे क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए ना। समझा करो। मन कर रहा है ना मेरा। तुम्हारे मन के चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई। डॉक्टर ने दूरी बनाए रखने के लिए कहा। पता कितना दर्द होता है मुझे, कितना जख्म हुआ है। डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। परेशान होने लगा था मैं, हर बार मना कर देती। तो सिर्फ इसीलिए तूने उन औरतों को मार दिया और उनके साथ संभोग किया? वो औरतें मना नहीं करती। अबे लाशें कैसे मना करेंगी? मैं किसी वेश्या के पास नहीं जाना चाहता था। मैंने सोचा था इस बारे में, लेकिन तुझे डर था कि तुझे कोई रोग हो जाएगा। ये सारी चीजें क्यों चुराई? मैं चोर नहीं हूं, बस ये चीजें मुझे पसंद आई थी। तुझे लगता है ये सारी चीजें मेडल हैं तेरे कारनामों के? पता नहीं। ये कहां से चुराए? याद नहीं। इन सारे सीरियल हमलों की एकमात्र सर्वाइवर श्रुति कश्यप ने तबरेज को पहचान लिया। तबरेज खान के नेक्रोफीलिया को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों की एक पूरी टीम ने उसकी गहरी स्टडी की। तबरेज बिल्कुल नॉर्मल है बाकी सब मामलों में। फिर भी देखो सोच में कितनी गंदगी भरी है उसकी। पता है साइकियाट्रिस्ट के सामने वो एक ही बात बार बार दोहराता रहा, जो उसने हमें इंटरोगेशन के टाइम पे नहीं बताई, कि उसे विक्टिम्स की चुप्पी में ज्यादा संतुष्टि मिलती। गहलोत जी, दरिंदगी है ये, विकृत सोच और कुछ नहीं है। बिल्कुल। दूसरी ओर उसने अपने ही घर में 4-5 कड़ियां लगा रखी थी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। तबरेज खान पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल, आईपीसी की धारा 307 के तहत अटेम्प्टेड मर्डर और आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के चार्जेस लगाए गए। तबरेज के परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और उसके साथ काम करने वाले लोगों से बात करके ये तो पता चला कि तबरेज अपने आप में ही रहना पसंद करता था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था।
लेकिन इन लोगों में से कोई एक भी ये नहीं सोच सकता था कि तबरेज इतने लोगों की हत्या कर सकता है और उनकी लाशों के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। इस अवस्था की जंजीर में जकड़ा तबरेज खान का यह केस एक एक्सट्रीम केस माना जा सकता है, जहां उसकी असफल शादीशुदा सेक्स लाइफ ने इस विकृति को और बढ़ावा दिया होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।